हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। तो जनाब हमारी चल रही थी पिज़्ज़ा पार्टी कि अचानक से ऐलान हो गया एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह एक मस्जिद से कि कल सहरी का ये टाइम है। अब हम हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो हमने सारी अनाउंसमेंट्स देखी, न्यूज़ देखी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जनाब फटाफट सारा कुछ छोड़ा, भाग दौड़ के आए किचन में और फटाफट से सारी क्लीनिंग स्टार्ट की कि जी बर्तन वॉश करें, जल्दी से अपने काम समेटें क्योंकि हमने सहरी की प्रेपरेशन भी करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही मुल्क में होता है। आई थिंक सो कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता जहाँ पर हमें रात को इतना लेट नाइट या तो ईद के चाँद का पता चल जाता है या तो फिर हमें रमज़ान के चाँद का पता चल जाता है। पूरी दुनिया में चाँद अपने टाइम पर नज़र आता है, लेकिन हमारे यहाँ चाँद 11-12 बजे भी नज़र आ जाता है। तो जी ये तो सब मज़ाक की बातें हैं, ये तो जो भी खैर मामलात हैं। लेकिन खैर ऐसी इमरजेंसी पड़ी, ऐसी इमरजेंसी पड़ी ना कि बस पूछें ना कि आपकी बहन की लग गई दौड़ें और उसके बाद फटाफट से सारे काम निपटाए गए। जी सहरी बनानी है, रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी माशाल्लाह से ज़्यादा खुशी, क्योंकि कहाँ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी नेक्स्ट डे चाँद देखा जाएगा दोबारा। बल्कि नेक्स्ट डे चाँद क्या देखना था, आज के दिन में अगर चाँद नज़र नहीं आता तो पता था कि जी परसों से पहला रोज़ा हो जाएगा, कल में नहीं है। लेकिन पर क्या हुआ कि जब अचानक से सरप्राइज़ मिल गया कि भाई रमज़ानुल मुबारक हो गया है स्टार्ट और अचानक से हो गई है आमद, तो जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, कुछ ना पूछें। तो जी फटाफट से मैंने सारे बर्तन वॉश किए और फिर मैंने निकाल लिए सारे मग। मैंने सोचा जी सारा जो दूध है वो मुहैया करके रख लूँ ताकि मुझे सुबह चाय बनाने में सहरी में आसानी हो जाए। तो मैंने फटाफट से जनाब सारी मेजरमेंट्स की। मैंने कहा भाई फटाफट से काम निपटा लो इससे पहले कि भाई सारा सब लोग बैठे और कहें कि जी हमें 8 पैरा रोज़ा रखना पड़ा है। उसके बाद मैंने फटाफट से जनाब सारी तैयारियाँ की। पर सबसे पहले क्या ज़रूरी था कि जी आपकी बहन को एनर्जी के लिए चाहिए थी ग्रीन टी, तो मैंने फटाफट से ग्रीन टी बनवाई अपने लिए और मैंने कहा मैं सबसे पहले 1 कप जो है वो ग्रीन टी का ले लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करूँगी तो उसके बाद झटपट सारे काम कर दूँगी। मीनवाइल प्लान्स बना रही थी कि भई क्या सरप्राइज़ दिया जाए, अच्छी-सी सहरी बनाई जाए। पहली सहरी है तो ज़रा सबकी जो क्यू में लगी हुई हैं ना, सबकी फ़रमाइशें समझ लें तो वो उनको पूरा किया जाए। तो मैंने सोचा कि भई क्या करूँ कि आलू रखे बॉयल करने के लिए, तो सोचा मज़े के आलू के पराठे बनाती हूँ क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के बने हुए आलू के पराठे। तो मैंने फटाफट से उसकी तैयारी शुरू कर दी। आपको पता है पाकिस्तान में सुई गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो क्या किया कि जनाब उसके लिए उसके उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि चलें जी मीनवाइल जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तो साथ ही साथ मैं सारे का सारा जो अंदर का मटेरियल वो रेडी कर लूँ। तो उसके लिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने लिया जी धनिया पुदीना, 1 अदद प्याज और साथ में हरी मिर्चें। ये तो सारे वो हो गए जी खड़े मसाले। उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड किया जनाब, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी जी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर पाउडर यानी कि हल्दी और धनिया पाउडर और साथ ही साथ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला और चाट मसाला। और उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा ले लें आप पैन के अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके अंदर इस पूरे बने हुए मटेरियल को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर नहीं सकते कि कितना ज़बरदस्त जायका आएगा। और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अजवाइन, अजवाइन डालनी है आपने, हरगिज़ नहीं भूलनी। मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन का भी इसमें ऐड किया था क्योंकि आपको पता है वो थोड़ा इनडाइजेशन का इशू हो जाता है रमज़ानुल मुबारक में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा बनाऊँ, सारा ऐसी रेसिपी रेडी करूँ कि जो सबके लिए ईज़ी टू डाइजेस्ट हो। तो जनाब ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स, तो मैंने फटाफट सारे काम शुरू कर दिए। अच्छा आपको बता दूँ कि आज की वीडियो में रेसिपीज़ के पीछे रेसिपीज़ और रेसिपीज़ के पीछे रेसिपीज़ आ रही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक में आप कौन से ऐसे पावरफुल वज़ाइफ करेंगे अपनी तमाम तरह हाजात के लिए, जिनके रिस्क के मसाइल हैं, जिनके शादी के मसाइल हैं, और इसके अलावा जनाब कोई कर्ज़ है, कोई और मुश्किलात हैं, औलाद के मसाइल हैं, मियाँ बीवी के झगड़ों के मसाइल हैं, किसी भी किस्म के मसाइल हैं, तो जनाब रमज़ानुल मुबारक में आपने कौन से पावरफुल वज़ाइफ करने हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत ज़्यादा आजमाइशों से नहीं गुजारा, निस्बतन कम आजमाइशों में हैं वो, लेकिन उनको और कुछ भी यानी कि वो नहीं सोचते कि मतलब वो सोचते हैं कि हमने अपने तमाम फ़राइज़ से भी फ़ारिग हो गए और हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई हमारे पास मुनासिब मौजूद है, मतलब हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो ऐसे माशाल्लाह से माशाल्लाह जो खुशकिस्मत लोग हैं उनके लिए अगर वो अपनी आखिरत के लिए ही सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। आपने सारे वज़ाइफ नोट करते चले जाना है, आपको वीडियो में कहीं भी इंटरेस्ट कम नहीं होने दूँगी। बेशक वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल से टाइम मिल रहा है वीडियोज़ बनाने का, व्लॉग्स बनाने का, तो
मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं व्लॉग बना दूँ, जिसके इंटरेस्ट की जो भी चीज़ है वो देखता जाए। मेरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट के ऊपर व्लॉग में वज़ाइफ आएंगे, जिस जिस पॉइंट के ऊपर रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो मैं वहाँ वहाँ अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग जो है उसको मैं मेंशन कर दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रेसिपी या कौन सा वजीफ़ा किस टाइम के ऊपर व्लॉग के अंदर मौजूद है। अभी मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं करना फटाफट, क्योंकि आपने कहना है कि जी हमारी बहन ने इतनी मर्तबा ये लफ्ज़ यूज़ कर लिया है कि इस व्लॉग का टाइटल होना चाहिए था फटाफट। तो इसलिए अब मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं करना, अब हम जल्दी जल्दी का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो यही वो वजह है कि ये वर्ड बार बार मेरे मुंह से भी निकल रहा है ड्यूरिंग वॉइस ओवर भी। तो और देखिए जनाब, जुबेल का वेदर भी बहुत ज़्यादा रेनी है, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म और बहुत हैवी रेन, और सेम ऐसा ही वेदर लाहौर का भी है, बहुत हैवी रेन थंडर स्टॉर्म। मैं कहती हूँ कि जी कमाल हो गया, जो मौसम वहाँ पर था वही मौसम यहाँ पर था, वरना नॉर्मली होता है कि जी वेदर का कोई डिफरेंस होता है और हम लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक उसमें आगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा, जब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हैं तो स्टमक का इशू बहुत दिनों तक रहता है, और फिर कहीं जाकर हम लोग सेटल डाउन होते हैं, और मीनवाइल जैसे ही हम सेटल डाउन होते हैं तो हमारी वापसी का टाइम हो जाता है। तो जी ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जी परदेसियों की ज़िंदगी में, और ये सब चलता ही रहता है, और स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत सीरियस हैं, लेकिन सोचा कि जी सबकी फरमाइशें पूरी करनी है, सब बहन भाइयों की, अपने बड़ों की, बच्चों की, जिसकी जो फरमाइश है, जहाँ है, जिसको जो भी जिसकी विश है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करनी ही करनी है। आपको पता ही है जी, आपकी आप ही जो हैं वो कोशिश करती हैं कि जितना सबको खुश रख सकें, और कोशिश यही होती है किसी को शिकायत का मौका ना दिया जाए। हाँ, कोई ज़बरदस्ती से शिकायत पाल ले तो फिर उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि फिर आप उस ऐसे इंसान के लिए तो अगर आप अपनी जान का नजराना भी पेश कर दें तो जनाब उन्होंने यही कहना है कि जी ये अच्छे तरीके से पेश नहीं की, ज़रा दूसरे तरीके से पेश करते तो ज़रा अच्छा लगता। तो इसलिए ज़्यादा जान मारी ना किया करें, कोशिश यही किया करें कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करें कि दूसरों को खुश कर सकें। अगर तो दूसरे खुश हो जाते हैं जी अल्लाह उनका भला करे, अगर नहीं खुश होते तो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको तो अल्लाह ताला हिदायत दे ही दें जी, हमें भी दे दें कि हम भी उन्हें खुश रख सकें जिस हद तक वो चाहते हैं कि उस तरह उन्हें खुश रखा जाए। तो जी ये साथ साथ बातें चल रही हैं, और देखें जी ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल हो गया रेडी, और उसके बाद प्रेपरेशन हो गई सहरी की स्टार्ट। तो मैं आपको डायरेक्टली लेकर आ गई हूँ जी सहरी में, पहला अशरा आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ये तो सबको पता ही है कि आप लोगों ने जो पहले अशरे की दुआ है उसका फिर मुसलसल जारी रखना है, और इसके अलावा हम अपने पहले वजीफ़े की तरफ चलते हैं, जो कि पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वो है जी मियाँ बीवी की मोहब्बत का, जिनकी भी हो गई हैं लड़ाइयाँ, शैतान हो गया जी जाके बंद, अल्लाह ताला ने पकड़ के उसको अचानक से ही जो है वो कैद करके डाल दिया, क्योंकि जी अचानक ही ऐलान था, तो इस वजह से वो उसको तो एमरजेंसी पड़ गई ना, हमें तो सहरी बनानी थी, लेकिन शैतान को कैद होना था, उसने भी अपनी सारी असाइनमेंट्स छोड़ी और पकड़ के उसको कर दिया गया कैद। तो वो क्योंकि कैद में है तो जी इसलिए लड़ाइयों के चांसेस भी कम है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मेरे समेत आप सबके समेत, सबकी जो बहनें बेटियां, अल्लाह ताला उनको उनके घरों में आबाद रखें, खुश रखें। तो जो भी लोग हैं जनाब जिनकी भी चल रही हैं लड़ाइयाँ, आपको बहुत 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 पावरफुल और आजमुदा एक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। फिर वर्ड यूज़ कर दिया मैंने आजमुदा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह से पूरे यकीन के साथ आप करें। करना आपने क्या है जी, 20 दिन तक मुसलसल आप नमाज तहज्जुद के वक्त, क्योंकि अब तहज्जुद जो है वो तो सबकी रूटीन में आई गई है, और मैंने स्पेशली अपने लास्ट व्लॉग में बताया था सलातुल लैल के बारे में भी, छोटा सा आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी के जो भी लोग नींद के बाद नमाज़ उठ के पढ़ते हैं तो वो होगी जी नमाज तहज्जुद। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, मेरे जैसे लोग जो मुसलसल जाग रहे होते हैं, तो उन्होंने आधी रात में नवाफिल अदा करने हैं, तो जी वो हो जाती है सलातुल लैल। तो जी सवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो ज़रूर अदा करें। और रमज़ान अल मुबारक में तो हर कोई ही नमाज तहज्जुद अदा करता है, सलातुल लैल अदा करता है। तो करना आपने क्या है जी, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए जी 4000 मरतबा आपने या वदूदों का विर्द करना है, 20 दिन तक मुसलसल आप करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा हो जाएगी मियाँ बीवी के दरमियान में। कोई और भी कर सकता है, कोई किसी मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफात है तो उनके वालिदैन कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 4000 मरतबा या वदूदो आपने पढ़ना है 20 दिनों तक मुसलसल। और जब 20 दिन आपके मुकम्मल हो जाएँ तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप एक तस्बीह कर लें रोज़ाना बस, या तो उसके और वो एक तस्बीह भी नहीं कर सकते तो रोज़ाना 20 मरतबा पढ़ लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह
आपकी जो ये बीच दरमियान के अख्तिलाफ़ात हैं वो मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएंगे। तो देखें जी, आपकी आपी जो हैं वो झटपट से पराठे बना रही हैं। जो सिंपल वाले पराठे हैं वो भी बनाए थे, इसके अलावा आलू की फिलिंग वाले यानी आलू पराठे भी बनाए थे। तो साथ साथ आप सारी प्रेपरेशन देखते चले जाएँ और साथ साथ वज़ाइफ भी नोट करते चले जाएँ। तो जी पहला वजीफ़ा हो गया हमारा मुकम्मल। दूसरा वजीफ़ा मैं आ जाती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो तमाम लोग जिनके जो अज़ीज़ हैं, वालदैन, रिश्तेदार, कोई भी जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप एहतमाम करें रमज़ानुल मुबारक में 70,000 मरतबा पहले कलमे को पढ़ने का। तरीक़ाकार क्या है जी, आप लोगों ने करना है कि 70,000 मरतबा कलमा पाक पढ़ना है। शुरू जब करें तो उस वक्त भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद जब आपने कंटिन्यूटी करनी है तो जी जनाब फिर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें। और जब उस दिन को आपने क्लोज़ करना है, जितनी भी बार आप पढ़ चुके हों, तो एंडिंग जब आपने करनी है तो उस वक्त भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो ठीक हो गया जनाब। इससे क्या हो, जितने भी हैं 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, आप करके 70,000 मरतबा उनके लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रोज़े क़यामत जो है वो आपसे ज़रूर उनकी मुलाकात भी होगी, और जो आपने उनके लिए हदिया भेजा था इसकी वजह से भी वो आपके साथ बहुत मोहब्बत और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उनके दिल में भी एक चीज़ होगी कि उनके लिए आपने जो भी पढ़ा वो उन तक पहुंचा और उनके लिए अगली मंजिलें आसान हुई। तो जी ये आपने कर लिया उनके लिए। और इसके अलावा जिन लोगों के भी पेरेंट्स हयात हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दें, और बाकी जिनके रिश्तेदार वगैरह मौजूद हैं, वो सब क्या करें कि जो 70,000 कलमे का निसाब है वो आप अपने लिए भी पढ़ के रख सकते हैं अमानतन दुनिया में ही। और इसके अलावा जो आपके वालदैन, रिश्तेदार जो भी मौजूद हैं, उनके लिए भी आप 70,000 मरतबा कलमा पढ़ के निसाब जो है उसको अमानतन रखवा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो हमारी अमानतें बिल्कुल महफूज हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक अमानत तो रखवाना हरगिज़ भी ना भूला करें कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ के अल्लाह ताला के पास अमानत रखवा दिया करें कि अल्लाह ताला इस चीज़ को आप मेरे लिए अमानतन रख लें कि जब मेरी जान जाए, जिस वक्त मेरी जान जाने का वक्त हो, उस वक्त मेरी ज़ुबान पे कलमा तैयबा का विर्द हो। तो आप यकीन करें कि इंशाल्लाह जब आप हर नमाज के बाद अमानत रखवाएंगे तो जब वो हालत नज़ा होगी तो उसमें ज़रूर अल्लाह ताला आपको आपकी अमानत लौटा देंगे। और जब उस इंसान के लिए निजात ही निजात है जिसके मरते वक्त जिसकी ज़ुबान पर कलमा तैयबा का विर्द हो। तो जी ये बता दी मैंने आपको कुछ बातें। और साथ ही साथ देखें जी, सहरी की चाय तैयार हो रही है, क्योंकि पराठे बन गए थे, साथ ही साथ जी दही और इसके अलावा मैंने सोचा कि चलें जी चाय भी ले जाते हैं साथ ही बना के। तो मीनवाइल साथ साथ चाय भी रेडी हो रही है। तो बस जी ये ही होती है सिंपल सी सहरी। किसी को लेना होता है जी पराठे के साथ सिर्फ योगर्ट, किसी को लेना होता है जी फ्राइड एग, कोई ऑमलेट ले लेता है, किसी को चाहिए होते हैं कबाब, कोई ले लेता है जी रात का बचा हुआ सालन। तो हर एक की अपनी ही जो भी सहरी की रूटीन है, तो हर एक को उसके हिसाब से ही सर्व करना होता है। तो जी ये तो है हम ख़वातीन की इबादत में शुमार। आप लोग हरगिज़ परेशान ना हुआ करें मेरी प्यारी बहनें कि हम लोगों को इबादत का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये जो हम काम करते हैं, जो सहरी इफ्तारी की प्रेपरेशंस हैं और ये जो हमारी भाग दौड़ है, ये भी सब की सब हमारी इबादत में ही शुमार है। इसका बहुत अजर व सवाब है। आप अपना पूरा इस बात पर यकीन रखें कि इंशाल्लाह कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि जी आपको इबादत का प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिल पा रहा, या आप अपनी इबादत पूरे सुकून से बैठ कर तरीके से कई घंटे लगा कर नहीं कर सकें, क्योंकि ये जो हमारी एफ़र्ट्स हैं ये भी सब की सब हमारी इबादत में ही शुमार है। अच्छा, फटाफट से आपको एक और वजीफ़ा बता दूँ, वो ये है कि जनाब आपने सुबह और शाम सहरी और अफ्तारी में आपने अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक और दरमियान में 41 मरतबा बियादिकल खैर इन्ना कला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ना है। आपकी हर मुराद के लिए है। मेरी ये बात आप याद रखें कि सहरी और अफ्तारी में अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 41 मरतबा बियादिकल खैर इन्ना कला कुल्ली शैइन कदीर आपने ये पढ़ना है 41 मरतबा। और अपनी किसी भी हाजत को माइंड में रखें। अब आपके ऊपर कर्ज़ है, आपके रिस्क के मसाइल हैं, इवन मियाँ बीवी के अख्तिलाफ़ात हैं, कोई अपने बहन भाइयों, पेरेंट्स या ससुराल वालों के साथ कोई झगड़े हैं, इसके अलावा आपको कोई जॉब मिलने का मसला है, या इसके अलावा आप कहें कि कर्ज़ है आपके ऊपर, बीमारी है, कोई भी मसला है दुनिया का, तो उसकी नीयत करके आपने सहरी और अफ्तारी में ये आपने वजीफ़ा याद से कर लेना है। तो जी साथ ही साथ मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ जी। मेरी वालिदा जो हैं वो पढ़ी थी कुरान पाक, और मैंने सोचा कि चलें जी घर में इतनी बरकत, खैर व बरकत के लम्हात हैं, तो ये भी
भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी ये भी आप देख रहे हैं, और अभी रेसिपीज़ तो चल ही रही हैं। मैंने सोचा कि मैं जो जो वज़ाइफ मेरे माइंड में आते जा रहे हैं ना, वो सब के सब मैं आपको बताती जाऊँ, जो जो भी वज़ाइफ हैं। अच्छा, इसके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है ना कि जी सारा दिन में आपको प्यास ना लगे, उसके लिए आपने क्या करना है जी, जो कि बहुत ही एक पावरफुल है, कह लें, टोटका कह लें, आप तरीका कह लें, या इसको एक अमल कह लें। करना क्या है आपने जी, सुबह जब आपने सहरी करनी है ना, तो उस वक्त आपने सहरी के बाद ना आपने सूरह फातिहा पढ़कर दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। ये बारहा का आजमाया हुआ अमल है, आप लोग ज़रूर करें। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपने करना क्या है कि सुबह जब आप सहरी कर लें ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सूरह फातिहा आपने पढ़कर दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे के ऊपर फेर लेनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका प्यास वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सारे दिन में। अभी तो खैर मौसम बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पाकिस्तान में भी और सऊदीया में भी। मेरा जो सिटी है आपको पता ही है, हर जगह मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। तो जो रोज़ा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। घंटे भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि आप कहें कि जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोज़े को कंटिन्यू रखने में। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि जैसे मर्द हज़रात हैं, इन्हें बाहर जॉब के लिए जाना ही होता है, या बच्चे जो हैं वो रोज़ा रख के खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बेचैनी लग जाती है कि जी हमें पीना है पानी, तो उन लोगों के लिए भी सब अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप अपने जो आपके घर के मर्द हज़रात हैं उनको भी बताएं। और हम लेडीज़ तो घर पे ही होती हैं। ये है कि हम लोग जब कुकिंग वगैरह करें किचन में हो, तो उस सूरत में हमें भी फ़ील होने लग पड़ता है समटाइम्स के प्यास की जो है वो शिद्दत महसूस हो रही है। तो उस सूरत में आप ये लाजमी अपने बच्चों को भी बताएं, अपने घर के मर्द हज़रात को, और ख़ुद भी अमल करें। बारहा का आजमाया हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको प्यास की किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी ये देखें, आपकी आप ही जो है वो कोई भी चीज़ अपने तक होल्ड करके नहीं रखती, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हैं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट रेसिपी आ गई है। ये है जी ब्रेड एंड मिल्क का सिंपल सा डेज़र्ट। ये मैंने तैयार किया था जी, बहुत मज़े का बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपने ले लेनी है ब्रेड को लेके चाहे तो आप इस तरह ट्रायंगल शेप में कट कर लें, चाहे तो आप इसकी एक पीस के 4 पीसीस स्क्वायर शेप में काट लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लें, दैन पैन में डाल लें बटर। आपकी मर्ज़ी, आप बटर ले लें, घी ले लें, कुछ भी ले लें, क्योंकि ऑयल में इतना अच्छा जायका नहीं बनता। तो अच्छे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है या तो आप ले लें बटर या तो आप ले लें देसी घी। उस हल्का सा ले लें। लोग तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, मेरे घर में डीप फ्राइंग वाली चीज़ बहुत कम खाई जाती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, लाइट सा इसमें ले लिया है बटर, और मैंने तमाम पीसीज जो हैं उनको हल्का हल्का फ्राई कर लिया। फ्राई क्या करना है आपने कि हल्के सा घी या बटर लेकर आप उसमें अपने जो ये ब्रेड के पीसीज हैं इनको दोनों साइड से कर लें लाइट लाइट सा ब्राउन। इतना करें, इतनी सी लाइट से फ्लेम पे करें कि आपके जो ये पीसीज हैं ना ये हार्ड हो जाएं। जब आपके ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं ये हार्ड हो जाएंगे, तो इस सूरत में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया कि आपने ब्रेड स्लाइसेस लिए और लाइट से बटर के अंदर कर लिए फ्राई। मेरी वाली रेसिपीज़ जो हैं इनमें आपको ऑयल घी का इस्तेमाल मेरी कोशिश है कि बहुत कम हो, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाया जाता और मोस्टली ये सब बीमारियों का भी सबब बनता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इनको हम अवॉइड ही करें। तो जी बस ये लेकर हमने कर लेना है अपने स्लाइसेस को दोनों साइड से लाइट ब्राउन, और लाइट ब्राउन कर लेने के बाद हमने इसको डिश के अंदर लगा देना है सारे स्लाइसेस को। उसके बाद जब मैं इसके लिए जो ऊपर इसके जो मटेरियल इसके अंदर ऐड करेंगे, जो मिल्क के अंदर सारा कुछ ऐड करके, वो मैं आपको फिर अब साथ के साथ बताती हूँ। मीनवाइल मैं आपको एक वजीफ़ा बता दूँ जनाब, आपने करना क्या है, आपका कोई भी मकसद है तो आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को नमाज तरावी अदा करने के बाद जिस जगह पर आप बैठे हैं, आपने अपनी जगह नहीं बदलनी। जहाँ पर आपने बैठ के तरावी अदा की वहीं पर बैठ जाएँ और 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ें और अपने किसी भी मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इस अमल को आपने पूरे रमज़ान करना है, और जो मैंने आपको तरीका बताया है बिल्कुल इसी तरह, बहुत ही आसान है। दोबारा बता देती हूँ। रोज़ाना आपने नमाज तरावी अदा कर देने के बाद अपनी जगह बदले बगैर नमाज तरावी अदा करें और उसी जगह पर बैठकर अपने मकसद को रखें जहन में, और 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ें और अपने मकसद के लिए दुआ करें, और पूरा रमज़ान ये अमल आप जारी रखें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। मकसद कोई भी हो, मैं फिर कह रही हूँ कि किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं, कोई सा भी मकसद रखें अपने जहन में और उसके बाद आप कर लें अपने मकसद के लिए वो वजीफ़ा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके मैंने जो आपका जो भी आपके हाजात हैं उनके लिए मैंने आपको एक और वजीफ़ा बता दिया है। तो जी मीनवाइल देखें जी, ये मेरे स्लाइसेस हो रहे हैं गर्म, मैं दोनों साइड से कर रही हूँ इनको हीटअप। और आप ये देखें, मैंने इनको कोई भी ढेरों ढेर कोई घी ऑयल लेकर उसमें डुबो नहीं दिया इन स्लाइसेस को, बल्कि मैंने इनको हल्का सा, जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मली स्लाइसेस जो हैं उनको हीटअप कर लेते हैं। तो देखें इतना सा लाइट ब्राउन कलर में ले आई हूँ,
हूँ, जिसकी वजह से ये कि मेरे जो स्लाइसेस हैं वो हार्ड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करने, लेकिन क्रिस्पी हो जाएँ, क्योंकि जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो क्रिस्पी हो जाने के बाद ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, क्योंकि हमने इनको टोटली जो हम मिल्क अपना रेडी करेंगे ना, वो जो भी हमारा बैटर होगा उसके अंदर हम इसको कम्प्लीटली डिप नहीं करेंगे, थोड़ा हम डिप करेंगे और थोड़ा हम इनको उस मटेरियल से बाहर ही रहने देंगे, ताकि हमारा जो डिज़र्ट रेडी हो उसमें ब्रेड हमें कहीं से क्रिस्पी और कहीं से सोगी फील हो। उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसको खाने का मज़ा आता है। तो जी ये हमारा ब्रेड एंड मिल्क डेजर्ट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, उसकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। तो जी हो रही हैं मज़े मज़े की बातें, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर हो रहे हैं वज़ाइफ, और साथ ही साथ रेडी हो रही हैं हमारी रेसिपीज़। और यही होता है जी आपकी आप ही के व्लॉग में, कि सारी चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती हैं। और ये देखें अब बारी आ गई है उस मिल्क की, जो कि हम लोगों ने अपनी इस ब्रेड के लिए रेडी करना है। इसके अंदर जी जनाब मैंने सारी की सारी मलाई डाल दी। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दें, चाहें तो आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दें। मैंने क्या किया है, दूध के ऊपर बड़ी थिक किस्म की मलाई आई हुई थी, वो सारी मैंने जो है वन ऐड करके मैंने इसको थोड़ी देर पकाना है, ताकि मेरा मिल्क थोड़ा थिक हो जाए। अब जैसे ये मिल्क जो है वो थिक हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी शुगर। शुगर आप जो है वो अपने हिसाब से डाल लें, कम मीठा, दरमियाना, या अगर ज़्यादा जैसा भी आपके घर में खाया जाता है वैसा आपने इसके अंदर मीठा ऐड कर देना। थोड़ा दूध आप बचा लें, एक तकरीबन क्वार्टर कप के करीब दूध साइड पे कर लें, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड करके वहाँ पर एक पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद वो जो पेस्ट होगा वो आप इस बॉयल होते हुए मिल्क के अंदर ऐड करेंगे, और एक पतला सा आपके पास मिल्क रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी जो आपने कस्टर्ड पाउडर के साथ मिल्क रेडी करना है वो रेडी करना है जैसे कि हमारे कस्टर्ड पाउडर का मिल्क होता है, वैसा आपने हरगिज़ रेडी नहीं करना। पहले मैं आपको एक स्टेप में बताऊंगी कि आपने इसको पहले बहुत ज़्यादा पतला रखना है, बहुत रनी होना चाहिए इसको, फिर इसको आप ब्रेड के ऊपर ऐड करें, और एंड में जो हमारे पास थोड़ा मटेरियल बच जाएगा उसको हम अच्छे से थिक करेंगे। और जब वो अच्छे से थिक हो जाएगा तो उस थिक मटेरियल को हमने टॉप के ऊपर ऐड करना है। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त स्टेप्स हैं। और फिर टॉप पे हम ऐड कर देंगे जी ड्राई फ्रूट सारे के सारे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा हो जाएगा डिज़र्ट रेडी। तो ये देखिए मिल्क हो रहा है यहाँ पर थिक। तो अभी आप ये प्रोसेस देखते चले जाएँ, और जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा आपको जो ये डिज़र्ट है इसकी इजी सी रेसिपी आपके लिए रेडी हो जाएगी। घर में जब भी मेहमान आ जाए ना, तो आपको कुछ समझ में ना आ रही हो कि यार अब क्या करें, ये लाना है, वो लाना है, ये रेडी करना है, वो करें। अगर बच्चों के लिए ब्रेड भी लाई हुई पड़ी है, कोई ब्रेड बची भी हुई है, तो उससे भी आप आराम से एक बाउल इसका तैयार कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जी आपका जो मीठा है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। आपको पता ही है जी इंस्टेंट रेसिपी सारी की सारी आपको मिलती हैं अपनी आप ही के चैनल पे। तो जी हरगिज़ ना भूला करें चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर से कहें कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपकी अप्रिसिएशन है वही मेरे लिए करती है मोटिवेशन का काम। जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को देंगे अप्रिसिएशन, उतनी ही जल्दी जल्दी आएंगे मेरे व्लॉग्स। बस थोड़ी रूटीन जो है वो बिज़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं रहता कि मैं डेली बेसिस पर व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो देखें जी जो मैंने आपसे कहा था, थोड़ा दूध में क्वार्टर कप निकाल लूँगी, उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर दिए हैं। इसको कर लेते हैं जी मिक्स अच्छे से। मैंने ले लिया था जी वनीला कस्टर्ड, आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो उस फ्लेवर का आप ले सकते हैं, क्योंकि वनीला जो है वो एक स्टैंडर्ड फ्लेवर माना जाता है, तो मैंने सोचा चले जी यही यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी मुझे वनीला आइसक्रीम, वनीला कस्टर्ड, हर चीज़ में मुझे वनीला बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार वनीला फ्लेवर लेने का क्या फ़ायदा, कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ फ़ील ही नहीं होता। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना परफेक्ट फ्लेवर वनीला आइसक्रीम का या वनीला कस्टर्ड का मुझे लगता है ना, और किसी भी चीज़ में नहीं लगता। तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा से वनीला ही होती है। तो जनाब ये देखें ये मैंने कर लिया रेडी। अब इसको पोर कर देंगे हम अपने बॉयल होते हुए मिल्क में, लेकिन हमने उसको हरगिज़ भी थिक नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस डिज़र्ट में आपने सबसे पहले जो स्टेप है उसके अंदर जो हमने मेन उसके अंदर मिल्क को ऐड करना है ना, ये कस्टर्ड मिक्स वाले और शुगर के साथ जो मिल्क है इसको हमने उसमें ऐड करना है। तो हमने हरगिज़ भी इसको थिक नहीं करना। रीज़न ये कि हमने अपनी जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेड पीसेस लिए हैं ना, उन सबको हमने हाफ़ हाफ़ ऑलमोस्ट सोक करना है इस मिल्क में, और हाफ़ हमने ऑलमोस्ट उसको बिल्कुल भी सोक नहीं करना, थोड़ा उसको ड्राई फॉर्म में ही रहने देना है। रीज़न ये कि जब वो ड्राई फॉर्म में रहेगा ना, तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो कुछ हमारे कुछ उसके अंदर क्रंची फ्लेवर आएगा, और कुछ उसके अंदर सॉफ्ट फ्लेवर आएगा, तो बहुत बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए मीनवाइल ये हो रहा है, मैं आपको साथ ही एक और वजीफ़ा बताती जाती हूँ। देखिए अब मैं ये ब्रेड पीसेस जो हैं इनको मैं डिश में कर रही हूँ अरेंज, और इनको अरेंज कर देने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्दर हमने क्या करना है। तो जी
ये देखें जी, ये सारे इसके अंदर हो रहे हैं अरेंज। आप कोई अच्छी सी डिश ले लें, क्योंकि आपकी जो डिश है वो भी आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी आप वो अपनी जो प्रेजेंटेशन के लिए डिश यूज़ करेंगे ना, उतना अच्छा आपका जो डिज़र्ट है वो लुक देगा। जैसे कि हम लोग यूजुअली ट्राइफल बनाते हैं ना, तो अगर तो आप उसको एक ऐसे उसमें किसी चीज़ में आप डाल देते हैं जो कि आपका बर्तन ऐसा है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस सूरत में आपकी जो ट्राइफल है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हाफ़ रह जाती है। क्योंकि अगर आप यही उसको ट्रांसपेरेंट वाले किसी भी उसमें डालेंगे अपने बर्तन में, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, आपकी सारी जो डिज़र्ट है उसकी लेयर्स नज़र आती हैं। तो प्रेजेंटेशन हमेशा ही मैटर करती है। तो सिर्फ कुकिंग पे ही फोकस ना किया करें, बल्कि प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया करें, और सब सिर्फ प्रेजेंटेशन पे भी फोकस ना किया करें। रीज़न ये कि ऐसा ना हो कि बाद में लोग कहें कि भाई देखने में चीज़ें बड़ी अच्छी थी, जब टेस्ट की तो अंदर कुछ भी नहीं था। तो इसलिए टेस्ट के ऊपर तो फोकस करना ही है, उन्हें अच्छी अच्छी कुकिंग बेकिंग सब कुछ तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करना है कि हमने उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी करना है। क्योंकि हम लोगों की जो ये सारी कुकिंग है ना, ये सारी की सारी डिपेंड करती है जी हमारी ना सिर्फ उसके टेस्ट पर, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन पर भी। तो जी ये देखें, अब मैं साथ ही साथ ये जो सारे मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं कट कर रही हूँ। अब ड्राई फ्रूट्स की चॉइस आपकी अपनी है, आप उसके लिए वैसे नॉर्मली अगर आप इसके लिए ले लेना बादाम और पिस्ते तो वो बेस्ट होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर काजू भी साथ में ऐड कर दिए थे क्योंकि मेरे पास थे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने सोचा कि चलें जी, मैं साथ ही इसके ये भी ऐड कर देती हूँ। तो इनकी छोटी छोटी कटिंग कर लें, बारीक पतले पतले से स्लाइसेस काट लें, और इसको कट कर देने के बाद, क्योंकि हमने इसको चाहे तो आप इस वक्त जो आपका एक वो मिल्क रेडी हो रहा है ना, उसके अंदर भी थोड़े से डाल दें और कुछ जो है वो टॉप पे स्प्रिंकल कर दें। इससे ये होगा कि वो क्या होगा कि फ्लेवर अंदर तो आ ही जाएगा आपके मिल्क में भी इनका, और टॉप के ऊपर गार्निशिंग में भी बहुत ही अच्छी लुक देता है। तो ये सारे के सारे मीनवाइल कट हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो मिल्क है उसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल होने रखा है कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देने के बाद। और कस्टर्ड पाउडर क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी के हिसाब से पूरा नहीं है, तो इसलिए मिल्क जो है वो रनी ही रहेगा, थिक पेस्ट नहीं बनेगा। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ जी मिल्क को, कि मिल्क किस कंडीशन में आ गया है। तो जी मिल्क मेरा बिल्कुल परफेक्टली ओके है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितना रनी होना चाहिए। ये देखें 5-7 मिनट के बाद ये कस्टर्ड मिक्स जो मिल्क है वो कितना ज़्यादा रनी है। ये देखें, अब मैं इसको पोर कर रही हूँ जी ब्रेड के ऊपर। कुछ एरियाज़ पे पोर कर रही हूँ और कुछ पे नहीं कर रही। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जी कुछ हिस्सा ब्रेड का रह जाएगा क्रंची, और कुछ हो जाएगा सॉफ्ट, जो कि हमारे जो खाने वाले हैं उनको देगा बहुत ज़्यादा मज़ा। और आप यकीन करें, इतना टेस्टी बना था, सब घर वालों को इतना पसंद आया था कि उन्होंने कहा कि ये तो जी ना काफ़ी रह गया, आपको तो ये डबल क्वांटिटी में बनाना चाहिए था। क्योंकि सब लोगों को ऐसे ही लगा कि उन्होंने जस्ट टेस्ट ही किया होगा, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली उसको नहीं खाया, और बस टेस्ट करने करने में ही सब मज़ा ले रहे थे कि मीनवाइल क्या हुआ कि जी ये ख़त्म भी हो गई हमारी जो स्वीट डिश थी। तो ये मैंने आपको बताया कि इतनी इंस्टेंट सी रेसिपी है, ये आप खड़े खड़े बना सकते हैं, और आपको कोई प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बचे कुछ चीज़ें आपने आराम से उससे बना लेना। आप देखें, जो ये मिल्क बच गया है ना मेरे पास, ये तकरीबन जो मिल्क है ये मैंने टॉप के ऊपर डालना है। इसको अब मैं अच्छे से थिक करूँगी, क्योंकि ये देखें मैंने अच्छे से इसका पेस्ट टाइप बना लिया, इसको मैंने खूब थिक किया और इसको पेस्ट टाइप बना लिया, ताकि मेरे ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर रखा हुआ नज़र आए। इससे क्या हुआ कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कमाल की हो गई, और इसके अलावा ये कि देखने वाले को बहुत अच्छा लग रहा है कि जी ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर थिक पेस्ट ही डला हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने लगाया है ट्रिक। नीचे डाल दिया मैंने रनी वाला मिल्क, और ऊपर मैंने डाल दिया थिक वाला। तो इससे क्या हुआ कि वो हमारे ब्रेड स्लाइसिस भी टोटली सोक नहीं हुए मिल्क में। और देखिए ऊपर मैं इसके स्प्रिंकल कर रही हूँ जी, सारे ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। और जनाब, मैं अपने मोबाइल का जो वो है फ्लैश लाइट ऑन करना भूल गई थी, इसलिए अभी तक आपको कलर नज़र नहीं आ रहा। और अभी मुझे एक अचानक से याद आया कि भाई ये तो अच्छे से नज़र भी नहीं आ रही है कैमरे के अंदर, जो इतनी खूबसूरत मैंने डिज़र्ट रेडी की है। तो उसके बाद जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन होगी तो आपको एकदम से नज़र आएगा कि जी हम आ गए हैं रोशनियों की दुनिया में, और आपको जो है इसका ओरिजिनल कलर और जो ओरिजिनल लुक है वो नज़र आ जाएगी। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन गया इंस्टेंट। ये आप जनाब मीठा आप बनाएं, आपके जो भी गेस्ट आएँ, आपकी इफ़्तार पार्टीज़ हैं उनमें बनाएं, आपके जो इफ़्तार डिनर्स हैं उनके अंदर आप रेडी करें। बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त मज़ा देती है ये डिश, और बिल्कुल भी इंडाइजेशन का सबब नहीं बनती। और स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखा करें रमज़ानुल मुबारक में कि कोई भी ऐसी डिश प्रिपेयर ना करें जो कि इंडाइजेशन की वजह बने। देखें जी अब फ्लैश लाइट हो चुकी हैं ऑन, तो आप इसका कलर देखें कि कितना खूबसूरत आया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी ये डिज़र्ट हमारा। चलिए जल्दी से आपके साथ एक और तहज्जुद के वक्त का अमल शेयर कर देती हूँ। आपने क्या करना है, 2 रकअत नमाज नफल आपने पढ़नी है तौबा की नीयत से। यानी अब जो मैं आपको नवाफिल बता रही हूँ ये तौबा के नवाफिल हैं। आपने करना क्या है, 40 मरतबा अव्वल आखिर कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, और दरमियान में आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली।
दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, 2 रकत नमाज़ नफ़ल तौबा के अपनी नीयत से पढ़ने हैं, 40 मरतबा आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली। और तसव्वुर आपने ये करना है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनहगार आप हैं, और फिर अल्लाह ताला से पूरी ज़्यादा ध्यान तवज्जो के साथ गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। रमज़ानुल मुबारक का इतना अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका हमें दिया है कि हम इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। तो जनाब ये मैंने आपको बता दिया तौबा इस्तग़फ़ार के नवाफ़िल। अब मैं जो तैयार कर रही हूँ जी वो है हमारी स्पैगेटी। करना क्या है जी, बहुत सी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है वो ले लें। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है जी गार्लिक चॉप करके, यानी लहसुन चॉप करके मैंने उसकी 2-3 पीसेस जो हैं या उसके जवे उनको मैंने कर लिया जी बारीक चॉप, और उनको मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल में। आपकी मर्ज़ी के मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा कुकिंग ऑयल या कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा नहीं, और ना ही मैं अपनी फैमिली के लिए प्रेफर करती हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा ऑयल को ऐड करूँ। जस्ट इसको जो गार्लिक है इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। इसको हरगिज़ भी आपने ब्राउन होने नहीं देना, नहीं तो आपकी जो स्पैगेटी है उसका सारा फ्लेवर ख़राब कर देगा ये। जनाब इसको हल्का सा हमने किया ऑयल के अंदर, हल्की सी इसकी फ्राइंग की 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पीसेस। चिकन लिया मैंने जी बोनलेस और बहुत थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग वेजिटेबल स्पैगेटी खाना चाह रहे थे, कोई भी नहीं चाह रहा था कि उसमें ज़्यादा चिकन हो। लेकिन फिर भी मैंने फ्लेवर के लिए, क्योंकि उसके अंदर जब इसकी स्टॉक जाती है ना, यानी चिकन की जब यखनी जाती है तो बहुत अच्छा सा जायका बन जाता है। लेकिन यूँ कि किसी को भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर सिर्फ फ्लेवर ऐड करने के लिए इसको मैंने ऐड कर दिया। थोड़े से चिकन पीसेस लेके अब इसको मैं करूँगी जी 4-5 मिनट के लिए फ्राई, ताकि जो चिकन पीसेस हैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो इस मौके के ऊपर मैंने तीनों सॉसेज इसके अंदर ऐड कर देनी है। मतलब तीनों का जो एक वो मिलता है, सेट मिलता है, आपको भी पता है, वाइट विनेगर होता है, इसके अलावा सोया सॉस, और साथ में चिली चिली सॉस होती है, हॉट सॉस जो होती है वो डाल दें। बाकी जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो आपने सारी अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जो भी आपको पसंद होती हैं। लाइक इसमें कैबेज जाती है, यानी बंद गोभी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, यानी कि, और इसके अलावा आपने क्या डालना है जिसके अंदर आपकी मर्ज़ी, पीस डाल दें, यानी मटर और हरी प्याज जाती है। और इसके अलावा आपका जो भी दिल चाहे आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने बस यही वाली वेजिटेबल्स ऐड की थी। तो इससे क्या होता है कि जो, और इसके अलावा कैरेट जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गाजर, वो आप ज़रूर ऐड करें इसके अंदर सारा कुछ। और इसमें यह है कि अगर पीस एंड कैरेट जो हैं वो आपको बॉईल करके डालनी पड़ेंगी अलग से, लेकिन ये कि बाकी वेजिटेबल जैसे कि कैबेज होगी, कैप्सिकम होगी, ये डायरेक्टली ही ऐड हो जाती हैं। तो जी ये तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, और ये बिल्कुल ऑयल फ्री समझ लें इसको, क्योंकि इसमें बड़ा थोड़ा सा समझ लें कि सिर्फ क्वांटिटी गई है इसमें ऑलिव ऑयल की। तो ये देखिए जी, इतना सा आपने कलर चेंज कर लेना है इसका चिकन का, और उसके बाद इसमें कर दीजिए तीनों इसमें सॉसेज ऐड। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फिर इसको निकाल लिया था चिकन को, और उसी वाले पैन के अंदर मैंने, जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया, उसमें ऑलरेडी क्योंकि ऑयल वगैरह हल्का हल्का मौजूद था, उसी में मैंने पानी डाल के स्पैगेटी को बॉईल कर लिया। इससे क्या होगा कि जी वो जो ऑयल है आपको जो डालना पड़ता है जिससे स्पैगेटी अलग अलग रहे, वो डालने की ज़रूरत नहीं रहती। देखें जी, मैंने आपको बता दिया बचत का तरीका। फिर आपको पता है कि आपकी आप ही हैं शेफ़, तो शेफ़ होने के नाते हम पे फ़र्ज़ है कि जी हम अपने इंग्रेडिएंट्स को हरगिज़ ज़ाया होने से बचा लें। वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जी ज़रे ज़रे में बरकत होती है, हमें रिज़्क को हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना। तो इसीलिए मैंने सेम उसी पैन में जिसमें चिकन को किया था फ्राई, उसमें हल्का हल्का ऑयल लगा था, उसी में पानी डाला, और पानी डाल के मैंने कर लिया स्पैगेटी को बॉयल, ताकि हमारी स्पैगेटी रहे अलग अलग। वैसे तो दूसरी टिप ये भी है कि जब आप स्पैगेटी को बॉयल कर लें उसके बाद इसके अंदर फ्रेश वाटर को गुजार दें, तो भी आपकी स्पैगेटी अलग अलग ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो आपस में चिपक जाए, क्योंकि चिपक जाएगी और उसके बाद बिल्कुल एक चिपकू सी एक चीज़ रेडी हो जाएगी, वो किसी को भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए कोशिश यही करें कि बिल्कुल फ्रेश रखें। और फ्रेश रखने की 2 टिप्स मैंने आपको बता दी, या तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐड कर दीजिए, या तो उसके अंदर से फ्रेश वाटर को गुजार दीजिए, तो जी आपकी स्पैगेटी रहेगी अलग अलग। ये सारी टिप्स हैं जी बिगनर बच्चियों के लिए भी, जो कि कुकिंग जस्ट स्टार्ट कर रही हैं, या जिनको कुकिंग आती नहीं है, नई नई हो गई हैं शादियाँ, और उसके बाद जाके ससुराल में नाम भी रोशन करना है। तो भाई आप सब मेरी इन टिप्स को करें फॉलो, छोटी छोटी टिप्स को, और आपकी जो कोई भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी। स्पेशली खाना बनाते हुए दुरूद पाक का विर्द कसरत से किया कीजिए, तीसरा कलमा पढ़ा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके खाने में बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, चीज़ जो है वो ख़राब होती होती भी बच जाती है। कभी भी आपका खाना ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ टेस्ट बनेगा, और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिंगर लिकिंग होगा आपका खाना। बस आपने यही करना है कि आपने खाना बनाते हुए एक तो सर को ढाँप लिया करें, और दूसरी बात ये कि मुसलसल तीसरे कलमे का या दुरूद पाक का विर्द किया करें, और अपने खाने पर दम ज़रूर किया करें। बहुत
बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है खाने में और खाने में टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये आपकी आप ही ने ज़िंदगी के तजुर्बात सीखे हैं जी, उठा लें इनसे फ़ायदा। मैंने तो बड़ी बड़ी बातें सुनकर भी सीख ली है, लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने बगैर बातें सुने ही सीख लेना है। आपने किसी से भी कोई बात नहीं सुनने का मौका देना, किसी को भी सुनाने का मौका नहीं देना, ना खुद सुननी है। आपने क्या करना है जी, ये सब कर लेना। देखिए अभी उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको चिकन के साथ हल्का फ्राई कर लेने के बाद जब चिकन हमारी सॉफ्ट हो गई है तो उसके अंदर मैंने स्पैगेटी को ऐड कर दिया। इस पॉइंट के ऊपर जिस आपने पानी में अगर चिकन को बॉयल किया है, अलग से उसकी यखनी या स्टॉक बनाई थी, तो इस मौके पे आप उसको भी ऐड करें, ताकि इससे क्या होगा कि हल्का हल्का इसके अंदर जो है उसका जो यखनी का स्टॉक का टेस्ट आएगा वो आपकी स्पैगेटी के टेस्ट को डबल कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है जी, बहुत ही मज़े की स्पैगेटी बनती है। ये होती हैं जी छोटी छोटी टिप्स। इसके अंदर मैंने आपको बताती हूँ इन 3 सॉसेस के अलावा और क्या ऐड किया है मैंने, यानी कि सोया सॉस, वाइट विनेगर और साथ ही साथ जो चिली सॉस है उसके साथ मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया, साथ में इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जनाब और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी रेडी हो जाती है। चलें जी, रेसिपीज़ तो बन ही रही हैं, साथ-साथ मैं आपको जो हमेशा ही बताती हूँ, मैं शायद अपने 3 से 4 व्लॉग्स में आपको नवाफ़िल बता चुकी हूँ नमाज़ तहज्जुद के वक़्त के, कि जिसके अंदर आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज़ नफ़ल अपनी हाजत अपनी किसी भी हाजत की नीयत से पढ़ के आपने वो नवाफ़िल अदा करने हैं। और आपने क्या करना है जी कि उन नवाफ़िल को आपने पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेनी है। चलें ये साथ आप देख लें जी, इफ्तार का दस्तरख़ान भी लग गया था, यानी सहरी से हमारी रूटीन चली और हम अब इफ्तार तक पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि 2-3 जो सहरियाँ और इफ्तारियाँ इसी व्लॉग में मैंने भुगता देनी है। लेकिन चलें खैर आप देखते जाएँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही काम की बातें। यानी मैं आपको उन नवाफ़िल के बारे में बता रही थी जो नमाज़ तहज्जुद के वक़्त मैं आपको हमेशा बताया करती हूँ। आपने 2 रकात नमाज़ नवाफ़िल अपनी किसी भी हाजत की नीयत से अदा कर देने हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है जी अव्वल आखिर एक-एक मरतबा दुरूद पाक के साथ या 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 3 ही मरतबा सूरह यासीन। उससे क्या होगा कि जी उसके बाद आपने मांग लेनी अपनी हाजत की दुआ और ये 3 दिन तक आपने अमल करना है। इंशाल्लाह 3 दिन भी पूरे नहीं होंगे कि आपकी हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अब चाहे मसाइल हों आपके कर्ज़ के, चाहे आपकी औलाद के, चाहे आपकी शादी की बंदिश के, चाहे मियाँ बीवी की मोहब्बत को किसी ने बांध दिया हो, चाहे आपके अपने घर वालों से इख्तिलाफ़ात हों, चाहे ज़िंदगी के कोई भी मसाइल हैं, जॉब नहीं है, रिज़्क की तंगी है, बीमारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, कुछ और नहीं तो ज़हनी सुकून ही नहीं है, आपका दिल करता है जनाब कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें। ऐसी तमाम तर चीज़ों के लिए जो मैंने आपको ये नवाफ़िल बताए हैं, ये आप ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जी इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक और चीज़ जो अमल है वो शादी के लिए बहुत ही ख़ुसूसी अमल है, वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैंने अपनी वज़ाइफ़ में ही देखा था और ये मेरी शादी के लिए भी मेरे घर वालों ने किया था और हमने और भी बहुत लोगों को बताया था और शादी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छी हो जाती है। करना क्या है जी, आपने अभी दिन आने वाले हैं 11 और 12 रमज़ानुल मुबारक की जो दरमियानी रात है उसके अंदर आपने दो करके 2-2 रकात करके आपने 12 नवाफ़िल अदा करने हैं। ठीक है जी, 2-2 करके आपने 12 रकात नवाफ़िल अदा किए। जो भी आपकी बहन बेटी जिसकी भी शादी या बेटे की जिसकी भी शादी की नीयत से आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ें और आपने सूरह फातिहा के बाद तमाम 12 नवाफ़िल में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है 1 मरतबा। बाद सलाम आपने 100 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद उसका सवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देना है। देन आपने दुआ करनी है और गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए और दिल से दुआ कीजिए, रोकर दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अगले रमज़ान के आने से पहले पहले शादी ज़रूर हो जाएगी। तो चलें जी, ये मीनवाइल मैं आपको एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है जी पंजीरी की रेसिपी। पंजीरी ये ज़रूरी नहीं कि जिनके बेबी बर्थ के बाद ही खाएँ, वो तमाम बच्चियाँ जो कि अब मैरिड हैं या मैरिड नहीं हैं, ये मैं उन सब के लिए बता रही हूँ। ये वो ऐसी पंजीरी है जो कि बच्चियों के अंदर की जो इंटरनल हेल्थ सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपने क्या करना है जी, इंग्रेडिएंट्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले ले लें जी सूजी थोड़ी ली है 1 कप के करीब। इसको हल्के से मैंने ऑयल के अंदर देसी घी लिया, मैंने थोड़े से देसी घी के अंदर समझें 1 टेबल स्पून में मैंने देसी घी के अंदर मैंने 1 कप सूजी को भून लिया। इससे क्या है कि जी जैसे ही सूजी का कलर थोड़ा चेंज होता है तो सूजी को मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो चीज़ें ऐड की वो भी आपको बता देती हूँ। आपने लेनी है जी 4 बूंदें, आपको ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर कहेंगे जी पंजीरी में डालने वाली गूंद चाहिए, तो वो आपको 4 बूंदें दे देंगे। वो 4 टाइप की जो बूंदें हैं वो इकट्ठी उन्होंने मिक्स करके रखी होती हैं, वो आपको 4 बूंद दे और वो 4 भी आपने ला के जनाब इसे है फ्राई। इसके अलावा ले लेना है जी फूल मखाने, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे, बहुत ही हेल्दी होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस तरह ये गूंदे जो हैं वो टांगों को
आपके पूरे सिस्टम को स्टेबल करेंगे। इसी तरीके से फूल मखाने भी आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। तो इस तरह से सूजी को आपने भून लेना है, भून लेने के बाद इसको निकाल लें। अब जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इसका कलर चेंज होगा, तो आपने क्या करना है, आपने इसको सूजी को रख देना है साइड पे। और उसके अलावा आपने क्या करना है जी, सूजी को जब साइड पे कर दें तो उसके बाद आप बाकी चीज़ों को कर लें फ्राई। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब गर्मी भी होने वाली है और नहीं खाया जाएगा, और वैसे भी ड्राई फ्रूट इतने ज़्यादा बहुत से लोगों को सूट नहीं करते, तो इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही। तो आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मीठे के लिए चाहे तो आप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आपको पंसारी की शॉप से ही मिश्री मिल जाएगी, तो आप मिश्री लें और मिश्री को पीस के अपनी इस मेडिसिन के अंदर ऐड कर दें। और रोज़ाना आपने 3 से 4 बस चम्मच खा लेने हैं इसके। और आप यकीन करें कि आपकी जो इंटरनल हेल्थ है, बच्चियों की जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, सबकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आप बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी जी आपकी अपी ने। क्या आपको बेहतरीन से एक सादा सी पंजीरी की रेसिपी बता दी, मैं आपको एक मरतबा दोबारा बता देती हूँ। आपने क्या लेना है जी, सूजी लेनी है, इसके अलावा आपने 4 गूंदें लेनी हैं, और आपने लेने हैं जी फूल मखाने, इसके अलावा आपने ले लेनी है मिश्री या पिसी हुई चीनी। टोटल ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको कि आपने फ्राई कर लिया है जी अपने थोड़े से देसी घी के अंदर, ताकि भारीपन भी ज़्यादा ना हो, इंडाइजेशन का इशू ना हो। जिन बच्चियों को तो ड्राई फ्रूट्स सूट करते हैं हर मौसम में, वो तो इसके अंदर बादाम, पिस्ता, जो भी इसके अंदर, इवन किशमिश भी ऐड करना चाहें और इसके अलावा वो भी ऐड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसमें चाहें तो आप इसमें कोकोनट पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं अपने पहले भी एक व्लॉग में बता चुकी हूँ कि कोकोनट पाउडर बच्चियों की हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। वो सिर्फ बच्चियों की हेल्थ के लिए ही नहीं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा था कि कोकोनट की खीर बना कर दिया करें। नॉर्मली घर में जो भी खीर बनती है आपकी, नॉर्मल चावल वाली खीर भी बने, फिरनी भी बने, उसके अंदर भी आप कोकोनट पाउडर को ज़रूर ऐड कर दिया करें। और कोशिश किया करें कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, अगर उसमें कोकोनट एडजस्ट हो सकता है तो उसको डालकर ज़रूर बहाने बहाने से अपने बच्चे और बच्चियों को खिलाएं। इसी तरीके से इस पंजीरी के अंदर भी आप हाफ़ कप के करीब, या आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो कोकोनट पाउडर को इसके अंदर ऐड कर दें। तो अपनी इस पंजीरी के अंदर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और अपनी इस पंजीरी को रेडी करें, और रोज़ाना 3 से 4 चम्मच ज़रूर खाएं। और आप देखें आपकी हेल्थ कितनी तेज़ी से इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। तो कोई भी मसला नहीं होगा। आजकल के दौर में हो रही हैं कि हर दूसरी बच्ची को प्रॉब्लम आ रही हैं जी, सिस्ट्स बनी हुई हैं, पॉलिप्स बनी हुई हैं, और सिस्टम में, और नॉर्मली जो उनका रेगुलर एक साइकिल होता है उसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, आपने हरगिज़ भी इस बारे में परेशान नहीं होना, अपनी आप ही का बताया हुआ फार्मूला इस्तेमाल करना है और बच्चियों की हेल्थ को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये है जनाब मेरी सीक्रेट पंजीरी रेसिपी, और जो कि मैंने आज कर दी है डिस्क्लोज़। ये आपने ज़रूर देनी है जी अपने बच्चियों को। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि इक्वली बेनिफिशियल है आपकी मैरिड अनमैरिड बच्चियों के लिए। आपने तो जनाब देखें, ये आपको झटपट बता दी मैंने, सिर्फ रेगुलर जो अपनी रूटीन की रेसिपीज़ हैं उनके साथ साथ एक बहुत ही ख़ास सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपनी आप ही को फ़ीडबैक ज़रूर देना है। फ़ीडबैक देने के लिए आपको पता है कमेंट सेक्शन तो आपका है ही साथ आपकी आप ही का इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर भी आप जाकर आप मैसेजेस कर सकते हैं जी। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर। आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हैं, आप वहाँ पर आएँ और आकर मुझे बताइए जो भी आपकी सजेशंस हों कि नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में हो। और इसके अलावा आपकी जो भी रिक्वेस्ट हैं, कोई वज़ाइफ चाहिए, रेसिपीज़ चाहिए, तो आप वहाँ पर आएँ। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि मैं आपको इंस्टेंट रेसिपीज़ दूँ और साथ में वज़ाइफ भी आपको वो दूँ जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तक जितने वज़ाइफ मैंने बताए हैं माशाल्लाह बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपने क्या करना है जी, बहुत से लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के जिनको अपना ज़ाती घर चाहिए, तो वो क्या करें कि बज़ाहिर कोई इसबाब नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका ज़ाती घर बन जाए। तो जी वज़ू के बाद की जो दुआ है वो आपने रेगुलरली पढ़नी है। हर हर दफ़ा वज़ू करने के बाद तो आपने पढ़नी है, इसके अलावा उसको खुला भी पढ़ें, वज़ू बगैर वज़ू आप उसको पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गैब से ऐसे इसबाब बनेंगे कि आपको अपना ज़ाती घर मिल जाएगा। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने ये दुआ पढ़ी है और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको उनके ज़ाती घर दे दिए हैं। इसके अलावा वो लोग जो चाहते हैं जी बैठे बैठे जी हज और उम्रे के इसबाब बन जाएँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है कि जी उन्होंने हर नमाज के हर अज़ान को सुनने के बाद उन्होंने पढ़ना है जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाली जो पूरी आपने जो दुआ है वो पढ़नी है, जो कि हम हज के मौके पे पढ़ते हैं। आपने हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये 3 मरतबा दुआ पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से असबाब बनाएंगे आपके हज और उम्रे के लिए। बहुत लोगों का आजमाया हुआ है जिनके पास वसाइल भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। तो जी अब मैंने आपको मज़ीद वज़ाइफ भी बता दिए, जिन्हें ज़ाती घर चाहिए उनके लिए भी, और हज और उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी। ये देखें जी, ये है जी फूल मखाने जो मैंने आपको बताया था, ये इजीली मिल जाएंगे आपको पंसार शॉप से। इसको आपने 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, लेकिन अगर आपको लगे कि 3 मिनट में ज़्यादा अच्छे से फ्राई नहीं हुए तो आपने इनको तकरीबन 3.5 मिनट
तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आप इसको हरगिज़ भी फ्राई ना कीजिएगा। ये इतनी फ्राइंग इनकी काफ़ी है। फ्राइंग भी क्या है जी, लाइट सा आपने इनको फ्राई करना है। एक समझ लें कि टीस्पून, या अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो टेबल स्पून देसी घी का लेकर उसके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद में जाएंगी जी ग्राइंडर में जाके चारों गूंदें, और आपकी ये जो फूल मखाने हैं और मिश्री, ये सब के सब उसमें जाके ग्राइंड हो जाएंगे। और अगर आप उसमें मेवा जात भी ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी आप वहाँ जाकर पीस लें। जो मेवा जात है उनको आपने बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, बल्कि आपने उनको दरदरा सा पीस लेना है, ताकि वो जब थोड़ा थोड़े चंक्स आते हैं ड्राई फ्रूट्स के तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो आपकी मेडिसिन की मेडिसिन हो गई, एनर्जी की एनर्जी हो गई, और आपको मज़ा भी आ गया कि जी आपने क्या टेस्ट ले लिया ऐसी चीज़ों का। लेकिन जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रहे, जैसे कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते, उनको गर्म मौसम में सूट नहीं करते, तो उन लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने। वैसे दूसरी बात ये है कि आप लोग फिर बादाम वगैरह अगर गर्मियों में लेना चाहते हैं ना जो लोग, तो वो क्या करें, उसे पूरी रात पानी में भिगो के रखा करें, सुबह उसका ऊपर से छिलका आप उतारें, और उसके बाद आप वो बादाम खा लें दूध के साथ। उसमें क्या होता है कि उसके ये बेनिफिट्स हैं कि उससे आपको वो बादाम गर्मी नहीं करेंगे। तो इसलिए देखें, ये सारी की सारी वो टिप्स होती हैं जो कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, और हमने खुद भी वो सबको यूज़ किया, और हमने देखा जी उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए अब आगे आने वाले जो बच्चियाँ हैं उनको भी बता देना फ़र्ज़ है कि जी उनको सारी की सारी जो भी मान्यताएं हमारे पास आई हैं हम उनको पहुँचा दें। अब आपको फिर लग रहा होगा कि जी आपकी जो आपी हैं वो बहुत ज़्यादा कोई बुज़ुर्ग खातून है, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं खुद भी यंग हूँ, लेकिन ये कि जितने भी फार्मूले अब तक मुझे पता चल चुके हैं, जितनी भी बातें, जितनी भी टिप्स मुझे पता चल गई हैं मेरे पास, वो सब अमानत है, और मैं यही सोचती हूँ कि मुझे उन सब अमानतों को आप सब तक पहुंचा देना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, अब सारी जितनी भी मैंने फ्राइंग की थी उनको थोड़ा ठंडा होने दिया, और वो फूल मखाने और चारों जो गूंदे हैं और उसके साथ ही जो मिश्री है, इन सबको मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि जी कितनी हद तक ये पिसा हुआ होगा, और उसके बाद आपको खाने में भी आसानी होगी। तो आपने उस फॉर्म तक इसको रख कर ईज़िली आपने क्या करना है जनाब कि ये आपका जो, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि पाउडर उसकी फॉर्म बन गई है। ये देखें जी, इस किस्म की आपकी मेडिसिन रेडी हो जाएगी। इसको तो आपने इस हद तक पीस लेना है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपने ज़्यादा बारीक नहीं पीसने, तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा देंगे। तो जी ये हमारी सिंपल सी पंजीरी रेडी हो गई है, जो कि आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पंजीरी है मैंने आपको जो बताई है, ये पंजीरी आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने गर्म तासीर की कोई भी चीज़ नहीं डाली। तो इस देखें साथ ही साथ बन रहा है देसी घी, क्योंकि रमज़ान आ गया और घर में रखी हुई थी बलाई, तो सोचा इसका प्रोसीजर मैं आपके साथ किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी कि घर में देसी घी कैसे बनाते हैं। तो जी ये देसी घी घर में पड़ी हुई बलाई से बनाया गया है। इसके अंदर जो जो सारा आपको मटेरियल दिख रहा है ना, देसी घी के अलावा इसकी भी लोग बना लेते हैं मिठाई, या इसके अलावा इसको चीनी डालकर भी खाली खा लिया जाता है। लेकिन ये कि अगर आपने इसको नहीं भी यूज़ करना, तो फिर अगर उस सूरत में आपसे वेस्ट करना चाहते हो तो कर दें, क्योंकि इसमें से हमने घी को छान लेना है। घर के बने हुए देसी घी की ये फ़ायदे हैं कि जी आपको पता है कि प्योर है, आपने अपने खुद से मलाई इकट्ठी की, और आपने साफ़ सुथरा काम करते हुए आपने घर में देसी घी को तैयार कर लिया। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपसे डिटेल के साथ शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको स्पून में देखें देसी घी लेकर दिखा देती हूँ कितने अच्छे से रेडी हो गया हमारा देसी घी घर का बना हुआ। तो देखिए ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि चलते चलते मैंने आपको बता दी। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान मेथड्स के साथ आप घर के अंदर ही तमाम काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बाज़ार की, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी जगह की में तो आप बाज़ार से लाई हुई चीज़ का एतबार ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस किस्म की होगी। जिस जगह पर आप ये देखें कि एक जानवर का गोश्त आपके को गारंटी नहीं होती कि वो ज़िंदा मुर्दा किस किस्म के जानवर का, हेल्दी अनहेल्दी, क्या उसमें चीज़ें चल रही है। अगर आपको उसको एतबार नहीं तो आप किसी चीज़ का क्या एतबार करेंगे। तो बेहतर है कि जो भी चीज़ें हैं आप, अगर आपके पास घरों में गुंजाइश है तो आप खुद से जानवर पाल सकते हैं। आप घर में सब्जियां और फल जो हैं इनको आप घर में उगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप कोशिश किया करेंगे मैक्सिमम जितनी चीज़ें समोसे, रोल, ये वो सब चीज़ें हैं ये भी आप घर में तैयार कर लिया करें। तो जी लाहौर का मौसम देखें कितना सुहाना हो रहा है। इतनी शदीद बारिश हुई और इतनी शदीद ठंड हो गई कि क्या बताऊँ। आपकी आपी को लगी जी बड़ी ज़ोर की ठंड, स्टमक का हो गया बड़ा शदीद वाला इशू, मुझे डायरिया हो गया, और उसके बाद हालत ये होगी कि मैं उठने के भी काबिल नहीं रही। तो बस, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत करके, क्योंकि घर वालों का ज़ाहिर है ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है, उठे जी अपने कामों शामों में लगे, डॉक्टर से ली मेडिसिन, लेकिन अभी तक चल रहा है जी डायरिया का मामला। तो जी ये मौसम देखें, मौसम ने जो पलटी खाई, और इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि यकीन करें रज़ाइयाँ बाहर आ गई। बहुत शदीद बारिश हुई, और बारिश के बाद सबसे बड़ा जो हम लोगों को एक नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जी लाइट भी चली गई अगले 14 घंटे के लिए। ना तो हमारे पास वाईफाई था, फिर जी लाहौर में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चल रही थी कि जी यहाँ पर लोगों को जलसे जुलूस में जाना था, उस वजह से हमारा जो डाटा कनेक्शन
कनेक्शन है उसको भी ऑफ़ कर दिया गया, तो ना तो हमारे पास वाईफ़ाई था, ना तो डाटा कनेक्शन था, इसलिए आपको मेरा व्लॉग मिल रहा है लेट। वरना मैंने ये बनाया था जी फर्स्ट रमज़ान और सेकंड रमज़ान दोनों वीडियोज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैंने जो आपके साथ शेयर करने में लेट होगी वो सिर्फ़ इस वजह से कि मेरे पास वाईफ़ाई अवेलेबल नहीं है। बस जी इसी कश्मकश में चल रही है पाकिस्तान की सूरत हाल, और स्पेशली अगर आप आ रहे हैं किसी और जगह से और फिर उसके बाद आपको ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं जब लाइट ना हो, वाईफाई नहीं हो, सुई गैस नहीं हो, तो बस कुछ ना पूछें उसके बाद क्या हालत हो जाती है। आपको मेरे वॉइस ओवर में भी बहुत ज़्यादा आज नॉइज़ेस फील हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज के आसपास आपको पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खामोशी नहीं होती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चल रहा होता है जी, बाहर बच्चे, बाहर वो आपको पता है गाड़ियाँ, ट्रैफिक सब कुछ बहुत ज़्यादा, और अगर घर हो मेन रोड के करीब तो बस फिर तो पूछे ही ना आपके ट्रैफिक का क्या हाल हो सकता है। तो इसलिए अभी इस वॉइस ओवर को ऐसे ही बर्दाश्त कर लें, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। फिर आगे नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, वो मेरी कोशिश होगी ज़रा अच्छे इन्वायरमेंट में। अच्छा, ये सारी जो मैंने यहाँ पर कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए हैं, ये जनाब दमाम एयरपोर्ट से लेकर लाहौर एयरपोर्ट के सीन था। जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो कम्प्लीटली डिटेल के साथ था जी दमाम एयरपोर्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो जी आपको, आप जाकर मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, आप जाएँ, जाकर वो व्लॉग वॉच करें और खूबसूरत सा दमाम का एयरपोर्ट देखें और एंजॉय करें। और अब इस व्लॉग में जो मैंने ज़्यादा सीन्स ऐड किए हैं और अपनी सारी डिटेल से वीडियो, वो सारी है जी लाहौर पाकिस्तान एयरपोर्ट की। आपको पता है जी अपने एयरपोर्ट पर लैंड करना और अपनी कौमी एयरलाइन में आना जो है बहुत ज़्यादा एक रिस्की काम होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी आपको एयरलाइन पाकिस्तान पहुँचा देगी, लेकिन अगर आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई ख़तरात, कोई खौफ आपके दिल में हो सकता है, तो अपनी कौमी एयरलाइन के लिए हो सकता है। लेकिन खैर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पीआईए में मैंने ट्रैवल किया और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सेफ़ साइड, बहुत अच्छा मुझे लगा कि कंफर्टेबली टेक ऑफ भी हुआ और कंफर्टेबली लैंडिंग भी हुई। इसके अलावा खाना भी बहुत अच्छा था। तो जी एक्सपीरियंस तो फिर ले लेना चाहिए ना, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर जिस वक्त मौत आई हो फिर तो वो किसी जगह पर भी आ सकती है। तो इसलिए बस सोचा कि रिस्क ले लेते हैं पीआईए का, क्योंकि स्केजुअल में आ रहा था, इसके अलावा हमारे पास स्केजुअल नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए फिर ले लिया हमने, झटपट से फ़्लाइट ली। बिल्कुल हमारा इरादा भी नहीं था, मोस्टली हमारे जहन में था कि शायद हम ओमान एयर ले रहे हैं या कतर एयरवेज़ या कोई और एयरलाइन देख रहे थे, लेकिन बस एन टाइम के ऊपर आके डिसीजन हुआ कि नहीं जी पीआईए में ही चलते हैं। तो पीआईए में जाने की वजह से फिर ये कि खौफ बहुत ज़्यादा लाक था, कलमा पढ़ लिया था पहले से ही, क्योंकि ये ख्याल था कि अगर कोई टर्बुलेंस वगैरह होती है फ़्लाइट में तो फिर उसके बाद एकदम से ऐलान हो जाता है जी कलमा पढ़ लें, जहाज़ के इंजन फेल हो गए। इसी खौफ के मारे बस कुछ ना पूछें सफ़र किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सफ़र बहुत तेज़ी से कट गया, और दूसरी बात ये हुई, सबसे अच्छी बात कि सफ़र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहा और खाना भी मुझे पसंद आया। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र गुज़रा सारा। लेकिन ये पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ पर जो मौसम था, बस उससे कुछ ना पूछें कि मौसम ने क्या असर किया। तो लेकिन ये कि अभी तक चल रही हैं जी सारी सफ़रिंग्स, आपको बताया कि साथ चल रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और वजीफ़ा बता दूँ, मैं आपको 2 नवाफ़िल बता देती हूँ। आयत करीमा के नवाफ़िल हैं, आपने हर सजदे के अंदर, वैसे आपने जो नवाफ़िल पढ़ने हैं ना, आपने 2 रकात नमाज नफ़ल, आपने हाजत की नियत कर लेनी है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, घर लेना चाहते हैं, कोई जायदाद के मसाइल हैं, आपको जॉब का मसला है, औलाद का मसला है, शादियों की बंदिश है, आपके ऊपर कोई जादू जिनाती असरात हैं, कुछ भी है, आपने 2 रकात नमाज नफ़ल हाजत के ऐसे पढ़ने हैं कि हर सजदे में जाके आपने 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। इस तरह आपने चारों सजदों में 40-40 मरतबा आयत करीमा पढ़ा, और बाद सलाम भी आपने 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। इंशाल्लाह उसके बाद आप अपनी जो आपकी हाजत है उसके लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपको आपकी हाजत ज़रूर कबूल होगी। तो जी ये छोटे-छोटे वज़ाइफ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन सबको आप रखें अपने माइंड में, और आपने रमज़ान की इन मुबारक सातों का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाते हुए तमाम वज़ाइफ करने हैं। देखिए मैंने आपको लातादाद वज़ाइफ बताएँ, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है कि मैं आपसे कितने वज़ाइफ अब तक शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो भी वज़ाइफ मेरे माइंड में आते जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से, रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो सब के सब मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। इसके अलावा ये कि इसके अंदर ज़िक्र अस्कार का आप मुकम्मल तौर पर रखें अपनी ज़ुबान के ऊपर। एक तो जैसे पहला अशरा चल रहा है तो पहले अशरे की दुआ को जारी रखें, इसके अलावा इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, तीसरे कलमे की तस्बीह कसरत के साथ करें, क्योंकि आपको पता है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इसमें आज़म है, सबके सब आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसको पढ़ते रहें, और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा हर दिन में पढ़ना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि ये समंदर की झाग जितने भी जिसके गुनाह होंगे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देंगे, और आपके बताने से जो लोग ये इसका विर्द करेंगे सदका जारिया है, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। एक और बात आपको बताऊँ, आप जितना भी कुरान पाक पढ़ें, चाहे एक दिन में 1 पारा पढ़े हैं, 2 पारे पढ़े हैं, 4 पारे पढ़े हैं, यहाँ तक कि आधा पारा पढ़े हैं या एक रुकू भी पढ़ रहे हैं, तो अब तक जितने कायनात में कुल जितने भी मरहूमीन जा चुके हैं, इंसान और जिन्नात, सब
की रूह को हदिया करें। ख़ास तौर से आप अल्लाह ताला से कहें कि उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे आप हदिया पेश कर रहे हैं, जो कि दुनिया से जो गए और उनकी अब नस्लें ख़त्म हो गई हैं, उनकी बख्शिश के लिए पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। स्पेशली आप उनको हदिया करें, और फिर उसके बाद जो लोग दुनिया से बे औलाद गए हैं, जिनके पीछे पढ़ने वाला कोई नहीं है, ख़ास तौर से उनके लिए पढ़ें। ये यकीन करें कि आप ये दुआ उन सब मरहूमीन के लिए करेंगे, आप सोचें कि इसका फ़ायदा आपको कितना होगा। आज जब आपकी वफ़ात होगी तो अल्लाह ताला उस चीज़ का अजर बना के आपके सामने कैसे ले आएंगे, आपको पता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कुरान पाक आपकी कब्र की अंधेरी रात में आपका दोस्त बनकर आएगा। आपने जितना ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ा होगा, कुरान पाक आपकी कब्र की रात को आसान करने के लिए आपका दोस्त बनकर, आपकी कब्र में रोशनी बनकर आएगा। आप मेरे इन अल्फाज को ज़हन में रखिए, याद रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की जो मौत के बाद ऐसी हमें कब्र में रात नसीब करें कि कुरान पाक हमारा दोस्त बनकर आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें नसीब हो और हमारी कब्र की रात आसान हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लम्हात होंगे। अब तक तो ये सुना है, और ज़ाहिर है जो मरता जाएगा वो एक्सपीरियंस करता भी जाएगा। लेकिन ये कि हमारा काम ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने हर नमाज के बाद 3 मरतबा कलमा मुबारक अल्लाह ताला के पास इमानत रखवाना है कि हालत नज़ा में जब आप हों तो अल्लाह ताला उस वक्त आपको आपकी इमानत लौटा दें और ज़ुबान पे कलमा जारी हो मौत के वक्त। और दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितना कुरान पाक पढ़ें उसको तमाम मरहूमीन इंसान और जिन्नात को मेंशन करके, और जो आपके अपने बुज़ुर्ग गए हैं उन सबको मेंशन करें कि इन सबको मैंने हदिया किया। ये सब जो है ये हमारी कब्र की आसानी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर कुरान पाक आप जितना पढ़ेंगे उसका सवाब आप देंगे। यही कुरान पाक जो है कब्र की उस अंधेरी रात में आके आपकी कब्र को रोशन करेगा। और इसके अलावा जितना आप दरूद पाक पढ़ेंगे, आप यकीन करें कि हम तो जितने गुनहगार हैं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारी उम्मती होने की वजह से आएंगे, हमारी शफात फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें वो तो उम्मीद है ही है। हमें पता है कि सारी दुनिया भी अपनी अफरा तफरी में पड़ी हो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ होगा, उम्मती, के मेरी उम्मत। कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो उनकी उम्मत है उनकी फ़िक्र होगी कि किसी तरीके से इनकी बख्शिश हो जाए। तो जब हमारे इतने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं हमें बख्शवाने के लिए, अल्लाह ताला से हमारी सिफ़ारिश करने के लिए, और कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब हमारे पास मौजूद है जो हमारी सिफ़ारिश करेगी, तो हम क्यों ना इन इन मुबारक सातों का फ़ायदा उठा लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे-छोटे अमाल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको इतना इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। जब आप ये सब करेंगे तो उसके बाद ये सब मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आपको दिन रात में जब भी आप इबादत करें, और आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी नेक जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाएँ, और सबकी जो भी परेशानियाँ, बीमारियाँ, जो भी मुश्किल हालात हैं, अल्लाह ताला सबको दूर फरमा दें समेत मेरे। हम सबको अल्लाह ताला दिली सुकून, ज़हनी सुकून दें, खुशियाँ दें, इज़्ज़त दें। तो अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बस सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि हमें मांगना नहीं आता। तो जी ये लैंडिंग हो चुकी है प्यारे से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। मैं आपसे बात कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकी। एक ऐसा वक्त आता है जबकि हम 2 घंटे पीछे होते हैं सऊदीया में, और जब हम पाकिस्तानी या दूध में दाखिल होने लगते हैं तो वो क्योंकि टाइम 2 घंटे आगे है, तो एकदम से अंधेरे से जब वो ब्लू कलर का स्काई एकदम से दिखना शुरू होता है, तो यू जस्ट कांट इमेजिन कि वो कितना खूबसूरत लग रहा होता है। इंसान जो है अल्लाह ताला की कुदरत देख के हैरान होता है कि ये टाइम का जो डिफरेंस है, जब हम उसको एकदम से एरोप्लेन में कवर करते हैं तो उसके बाद एकदम से आसमान के ऊपर क्या सीन बन रहा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो जी ये हो चुकी है लाहौर में लैंडिंग। क्लाउडी वेदर था, बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बारिश हो रही हो। लेकिन यहाँ आ जाने के बाद जो बारिश के बाद सूरत हाल बनी है, बस जी कुछ ना पूछें। और पता ये लगा है जी जुबेल में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड है। तो शुक्र है रमज़ानुल मुबारक का जो स्टार्ट है वो तो ठंडा हो चुका है। अल्लाह ताला खैर करें कि आगे जो रोज़े हैं वो भी खैर वाफियत से गुजर जाएँ और मौसम बहुत ही बेहतरीन हो। तो जी ये देखें जी टच डाउन हो चुका है जी, सरज़मीन पाकिस्तान पे कदम लग चुके हैं, और बड़ी खुशी हुई जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। आप पूरी दुनिया में घूम फिर आए, लेकिन जो बात अपने मुल्क की है ना वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। आप ये देखें कि अगर दुबई की बात करें, आप बात करें जी कतर कतर के बात करें, या आप इसके अलावा और भी जैसे बहरीन हो गया, आप इस सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ऐसा आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता या वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क में आके हालांकि रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती और कोई ख़ास किस्म का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं लोग देते, लेकिन बस अपने मुल्क की मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि इंसान सोचता है कि यार मुझे अपने मुल्क में जाकर ही सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स आप छोड़ दें, जो आपकी बेइज्जती
आके पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे होती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप पता नहीं कौन आ गए हैं। और कभी वो किसी तरीके से कुछ तंग करेंगे, कभी किसी तरीके से तंग करेंगे। लेकिन क्या बात है कि अपने मुल्क के अलावा इंसान को कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन फ़ील नहीं होती। तो इंसान जहाँ भी जाए पूरी दुनिया में, कहीं भी रह ले, कुछ भी कर ले, वापस आना तो अपने मुल्क ही होता है, क्योंकि अपने मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये था जी आज का बहुत लॉन्ग व्लॉग, जो कि बहुत दिनों के बाद आ रहा है। रीज़न वही कि जी कुछ ट्रैवलिंग थी, कुछ तबीयत नासाज, और जी कुछ वाईफाई और ये सारी चीज़ों के हालात आपको पता है, बस इन चीज़ों से मिलजुल कर व्लॉग हो गया लेट। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग कब डाल सकूँ, इसलिए एक लॉन्ग सा व्लॉग डाल दिया। आपको जब भी अपनी आप ही की याद आए तो आपने क्या करना है जी, आपने आना है चैनल पे, आके देखना है मेरा व्लॉग। आपको मिल जाएंगी रेसिपीज़ ही रेसिपीज़, और रमज़ान मुबारक के हवाले से खसूसी वज़ाइफ, ये सब आप करें। और जी अपनी आप ही को अपनी दुआओं में याद रखें। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी तरफ से इसमें आपका इंटरेस्ट बनाए रखा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जी इसमें मैं टाइमिंग मेंशन कर दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको अपनी मर्ज़ी की रेसिपीज़ और अपनी मर्ज़ी के वज़ाइफ मिलते जाएँ। साथ ही साथ जी आपको पूरे व्लॉग में मेरी जो इंस्टा आईडी है वो मेंशन होती रहेगी। आप मेरी इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी सजेशंस देनी है, या आपको इसके अलावा आपको अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी, वैसे मैंने किसी भी किस्म का वजीफ़ा अब तक नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई साइड रह गई है तो उसके हवाले से आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा सूरह वज़ुहा का काफ वाला जो अमल है ना, वो भी अगर आप करना चाहें तो आप तहज्जुद के वक्त कर सकते हैं, जॉब हासिल करने के लिए या रिज़्क़ में इजाफे के लिए। उसमें करना क्या है जी, सूरत जो वज़ुहा है उसमें 9 काफ आते हैं, और हर काफ के ऊपर जाके आपने या करीमो पढ़ना है। तो जी इस तरह वो कुछ अमल है, वो मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह, अगर आप मुझसे कोई पूछेगा तो मैं आप नेक्स्ट व्लॉग में शेयर भी कर दूँगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी को चाहिए तो मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर कर भी वो वजीफ़ा ले सकता है। वो स्पेशली जॉब और रिस्क के लिए है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो जी देखिए, ये हो गई है लैंडिंग, और लैंडिंग के बाद देखें जी क्या बात है जी, एंट्री हो गई है पाकिस्तान में। और कितनी ज़बरदस्त किस्म की अपनी मिट्टी की खुशबू ही अलग होती है। जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में जाए ना, वहाँ की एक अलग स्मेल होती है। इसी तरीके से जब अपने मुल्क में आए ना, तो पाकिस्तान की जो अपनी मिट्टी की खुशबू है ना, उसका वो तो अनमैच्ड है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो जी ये सरज़मीन पाकिस्तान पे जब कदम रखे हैं तो बस पूछे ना आप, पीआईए नज़र आ रहा है, और दिल बाग बाग हो गया देखकर। अपने लोग, अपना मुल्क, अपनी एयरलाइन, सब कुछ देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो बस ये था जी आज का एक व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग कहूँगी, छोटा सा व्लॉग तो नहीं था। और अगर आपने एंड तक देखा है तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों को अगर लॉन्ग व्लॉग देखना पसंद नहीं है तो जी उनसे माजरत, वो क्या करें जी, अपने काम की चीज़ बीच में से देखें और वो जा सकते हैं। आपकी अभी आपसे हरगिज़ नाराज़ नहीं होंगी जी, जिसके पास जितना टाइम है वो उस हिसाब से देखें। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि स्टार्टिंग 10 मिनट्स तो आप लोग ज़रूर वॉच कर लें। उससे एक फ़ायदा हो जाएगा जी, आपकी आप ही के भी व्यूज़ आ जाएंगे, और आपको भी थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप 10 मिनट से ऑनवर्ड सोच सकते हैं कि आपको व्लॉग को कंटिन्यू करना है या कि नहीं करना है। तो ये देखें जी, ये प्यारे प्यारे सीन्स किए थे जी आपके लिए कैप्चर। और ये सारी फ़्लाइट जो है वो बाहर आ रही है। इसके बाद जाना है जी हमने काउंटर्स पर जाकर, और जाकर उसके बाद लेना है जी अपना पासपोर्ट चेक पे, और फिर करवाना है जी अपना सामान लेकर अपने घरों की तरफ। और तकरीबन घर जाने में भी घंटा लग जाता है, क्योंकि आपको पता तो है लाहौर की ट्रैफ़िक का, और फिर डिस्टेंस पे है जी एयरपोर्ट मेरे घर से, तो इसलिए फिर ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप पाकिस्तान में एंटर हो जाए तो ये उम्मीद ही होती है कि इंशाल्लाह बस थोड़ी देर और फिर पहुंच जाएंगे घर अपने। तो जी ये है जी, एक खूबसूरत सा लाहौर का एयरपोर्ट, आपको अंदर से भी व्यूज़ दिखा दिए हैं और जी बाहर से भी दिखा दिए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत, आप सबके समेत, हम सबको बार बार अपने घर बुलाएं, हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं। और मेरे दिल में भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि जी एक अपनी पर्सनल इनकम के साथ भी, मुझे देखें हस्बैंड के पैसों से तो इंसान करता है, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश होती है कि अपनी इनकम के साथ भी हज और उम्रा करना है। तो बस मेरे दिल में ख्वाहिश है, दुआ करें पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि जी हस्बैंड नहीं करवाते, हस्बैंड ने तो जी 100 बार करवा दिया, लेकिन बात सारी यही आ जाती है कि दिल में ख्वाहिश है कि या अल्लाह, मैं अपने पैसों के ऊपर अपने बिहाफ पे भी करना चाहती हूँ। तो जी आप भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी अपने घर बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और बार बार बुलाएं, और हमें बाअदब हाज़िरी नसीब करें जी हरमैन की। और अल्लाह ताला हमारी उस हाज़िरी को कबूल भी फ़रमाए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।